नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेयसर में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखीयता, वॉल्केनिज्म। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज जो हम लोग समझेंगे वो ज्वालामुखीयता को समझेंगे। ज्वालामुखीयता के कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट है जो मैग्मा के उद्गार की प्रक्रिया और जो ठंडा होता है वो उतना सा पार्ट केवल कहलाता है आपका ज्वालामुखी। उस पर्टिकुलर प्लेस को जहाँ पे ये घटना संपन्न होती है वो स्थान एक तरह से ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नारकोंडम हो गया, बैरन हो गया, इनको भी कैटेगराइज किया गया है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ज्वालामुखीयता एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसका एक छोटा सा पार्ट होता है ज्वालामुखी, है ना। तो आज इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, ज्वालामुखीयता क्या होती है। कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं हम लोग। जब भी किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो उससे पहले एक दायरा निर्धारित कर दिया जाता है कि किन किन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो उसी तरह अगर इसकी हम बात करें तो दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में प्रमुख रूप से 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होंगे वो कीवर्ड्स, अगर उनको हम देखें तो सबसे पहली बात तो आज हम ये समझेंगे कि ज्वालामुखीयता है क्या, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम इसको लिख लें, ये क्या है ना। और दूसरा जो आज हम इस पे बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि ये क्यों होता है। वॉल्केनिज्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, क्या उसका वो होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी अगला जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा समझने का, तो वो इसका हम प्रकार देखेंगे कि कितने तरह की ज्वालामुखीयता हो सकती है। आज के पार्ट में बेसिकली इतनी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है ना। अगले पार्ट में फिर हम लोग 3 चीज़ें देख लेंगे, जैसे इसका वितरण देख सकते हैं, जनित स्थलाकृति देख सकते हैं और उत्पाद देखेंगे अगले भाग में। मेन जो पार्ट होगा वो उत्पाद का होगा, अर्थात जब ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है तो उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। और जिन्होंने थोड़ा भी भूगोल के बारे में अध्ययन किया है तो उनको पता होगा कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से चट्टानों, ग्रेनाइट हो गया, डाइक हो गया, है ना, इन सभी के निर्माण की प्रक्रिया का एक भाग होता है, प्रारंभिक भाग होता है, जिसके बाद ये चट्टानें, अंतर्जात चट्टानें, बहिर्जात चट्टानें, फिर उनके प्रकार, है ना। तो जो अगला उत्पाद वाला पार्ट होगा, जो अगला भाग होगा, उसमें मेन जो हम डिस्कशन करेंगे तो वो ज्वालामुखी के उत्पाद की बात करेंगे कि उससे प्रोडक्शन क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ठीक है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है ना। आज का जो पार्ट है तो वो बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे क्या है, क्यों है, कितने प्रकार का हो सकता है। और यदि प्रमुख रूप से बात करें तो कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे एनटीपीसी हो गया और आपका एसएससी हो गया, और या और भी जो भी ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और क्या क्या चीज़ें मैप में हमको थोड़ा सा देखनी है ना। एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप ज्योग्राफी को एक्चुअल तैयार करना चाहते हैं बढ़िया अच्छे से, तो ब्लैंक मैप आप लेके रख लीजिए, वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी। जो भी आप पढ़ते हो, सपोज आज हमने एक टॉपिक उठाया वॉल्केनिज्म, इसमें आपको लिपारी द्वीप मिलेगा, जापान मिलेगा, होन्शु होक्काइडो, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मिलेगा, अटलांटिक के मिलेंगे, है ना। तो आपको बस एक काम करना है कि जब आप इनको पढ़ रहे हो तो एक बार मैप में आप उसको इंडिकेट कर लें। जब 2 से 3 बार आप ये प्रक्रिया करोगे, एक बार आप उसको फिल करोगे, फिर 1 से 2 बार आप रिवाइज करोगे, वो आपके लिए फिर इनफ है। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन किसी भी तरह की लैंग्वेज से पूछ लेगा, आपको समस्या होने वाली नहीं है ना। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक एडिशनल चीज़ देख लीजिए। इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना है, एक तरह से दिखा रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें होंगी अंदर। तो इसको 3 रूपों में हम विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूप है, इसे पहला जो भाग है या ऊपरी जो सतह है, इसे हम लोग जनरली एक जनरल कॉन्सेप्ट में स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, है ना, आप सभी जानते होंगे। अगर ज्वालामुखीयता वॉल्केनिज्म की लैंग्वेज में बात करें तो जो ये सीमा वाला इलाका है,
सिलिकॉन और मैग्नीशियम, है ना, इस भाग को इसकी भाषा में दुर्बल मंडल कहते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं, है ना। आज जो भी हम अध्ययन करेंगे, जो भी चर्चा करेंगे, वो प्रमुख रूप से केवल स्थल मंडल और दुर्बल मंडल से ही संबंधित है। जब हम भूकंप वाले पार्ट पे आएंगे तब फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना, क्रेस्ट मेंटल और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना, नीफे क्या होता है, सब पे बात करेंगे, है ना। इन दुर्बल मंडल में प्रमुख रूप से जिसकी आज हम लोग ज़्यादा जिसको महत्व देंगे, तो एक तत्व आप जानते हैं यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिलिका, है ना। तो सिलिका प्रमुख रूप से जो मैग्मा बनता है उसको प्रभावित करने वाला तत्व है। मैग्मा क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब अम्लीय होगा, कब गड्ढा होगा, कब पतला होगा, ये कहीं ना कहीं इसकी मात्रा पे निर्धारित होता है ना। तो आज एक तरह से हम लोगों को बेसिकली इन दो रेफरेंस पे बात करनी है ना। चलिए, तो अभी सबसे पहली बात हमें करनी है कि वॉल्केनिज्म है क्या, है ना। तो देखिए, ये सपोज हमारी कोई टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपस में ये जुड़ी हुई हैं। इसके नीचे है आपका दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल में एक चीज सामान्य रूप से आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे ताप और दाब का क्रम अनियंत्रित होता है, अर्थात वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के आधार पे घटता और बढ़ता रहता है। साथ ही साथ कुछ संवहन धाराएं होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अनिश्चित जल स्रोत होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाते हैं या जाते रहते हैं, या एक कह लें पृथ्वी ने अपने आप को रिसाइकल करने के लिए एक सिस्टम बनाया है, तो उसके अनुसार जल की धाराएं भी अंदर जाती हैं। इन सभी का परिणाम ये होता है कि दुर्बल मंडल में ही प्रमुख रूप से क्या जमा होता है, क्या बनता है, तो मैग्मा बनता है। अभी सिर्फ हम इस रेफरेंस पे बात कर रहे हैं कि वॉल्केनिज्म है क्या, है ना। तो यहाँ पे बनता है मैग्मा। अब ये मैग्मा बन गया, ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दो और ऐसे एक्टिव पदार्थ होते हैं जो काम करते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो यहाँ पे काम करते हैं, खास करके आप जानते होंगे यूरेनियम और थोरियम, है ना। ये ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः क्रिया करते रहते हैं, इन्हें किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। स्वतः क्रिया करके ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऊष्मा जनित कर सकते हैं, अनियंत्रित दाब उत्पन्न कर सकते हैं, या और भी कई तरीके से किसको प्रभावित करते हैं, मैग्मा को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर जाती हैं या कोई प्लेट एक दूसरी प्लेट पे टकराती है, तो यहाँ से भी असीमित ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा दो रूप में प्रवाहित होती है, एक मैग्मा के साथ मिलती है और उसी का कुछ अंश होता है जो कई बार क्रिस्ट के अर्थात भूपर पट्टी में दरार या एक तरह से कह सकते हैं कि छिद्र टाइप का या खाई जैसा कुछ बना सकता है। ये उस ऊर्जा को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो कुछ रूप में नीचे जाएगी, कुछ रूप में ऊपर जाएगी। इन सभी चीज़ों का परिणाम ये होता है कि ये जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ है, जो पिघले हुए धात्विक, अधात्विक और आप कह सकते हैं इसको गर्म गलित मैग्मा इसे नाम दिया जाता है। तो ये जो गर्म गलित मैग्मा है, ये दाब के कारण इसको भी चाहिए, रास्ता चाहिए होता है कि कैसे हम यहाँ से बाहर निकलें, है ना। उस बाहर निकलने के क्रम में जहाँ से भी इसको रास्ता मिलता है, जहाँ से भी इन द सेंस अगर दो प्लेट्स के बीच में जगह है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जगह है, तो ये क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। अगर इसे जगह नहीं मिली तो कई बार ये प्लेटों में क्या कर देते हैं, क्रैक डाल देते हैं। ऊर्जा इतनी अधिक संचित हो जाती है कि प्लेट्स में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, उन क्रैक्स के माध्यम से निकलती है। कई बार एक हॉट स्पॉट एक जगह होने पर ये प्लेट्स में ऐसे क्रैक भी डाल देते हैं। यहाँ से लावा आ रहा था और ये प्लेट खिसकती हुई जा रही थी, तो ये प्लेट को बीच में से चीरता हुआ सीधे चला जाएगा और इसी के ऊपर स्थल खंड में आपको इस प्रकार से हल्का हल्का उद्गार देखने को मिलेगा, है ना।
तो ये मैग्मा यहाँ बना किन तत्वों के कारण बना? तो एक तो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा हो गई, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए, संवहन धाराएं हो गई। कुल मिला के इन सभी प्राकृतिक कारणों से ये जो गर्म गलित मैग्मा है इसमें असीमित ऊर्जा का स्रोत बनता है, जिससे ये पृथ्वी के बाहर आने के लिए बेताब हो जाता है, ऊपर आने की सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऊपर आ रहा होता है उस समय क्रस्ट से पहले ही, भूपर पट्टी से पहले ही इनको कई सारे खाली स्थान मिल जाते हैं। सपोज मैग्मा यहाँ से चला और मैग्मा इसे कहते हैं पाइप कहते हैं, है ना, वॉल्केनो पाइप आप नाम सुनेंगे, ज्वालामुखी नली या नाल ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये मैग्मा यहाँ से चला और चलने के बाद इसको कुछ खाली स्थान मिल गया। सपोज यहाँ पे एक थोड़ा सा फिगर आप देख लीजिए। कई बार क्या हुआ कि मैग्मा यहाँ से चला ऊपर के लिए और इस क्रस्ट से, ये भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी से पहले ही इनको क्या मिल गया? खाली स्थान मिल गया। तो ये मैग्मा भूपर पट्टी में न जाके इसी भाग में जम के ठंडा होने लगता है और इस प्रकार से अब ये जो मैग्मा है ये लावा नहीं बनेगा, है ना। अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। तो ये जो मैग्मा है ये लावा नहीं बन पाता और ये किसका निर्माण कर देता है? तो इंट्रूसिव चट्टान का निर्माण कर देता है। इन्हें कहते हैं अंतर्जात चट्टानें, है ना। जब ये लावा क्रस्ट के ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊर्जा स्रोत आया लेकिन उतनी मात्रा में नहीं था कि वो क्रस्ट को चीर पाता, फाड़ पाता, दरार हो पाती, या फिर ऊर्जा तो थी लेकिन खाली स्थान इतना मिल गया कि यहीं पर आके लावा ठंडा हो गया, सॉरी मैग्मा ठंडा हो गया। और जब मैग्मा ठंडा हो गया तो ऐसी स्थिति में निर्माण करेंगे किसका? अंतर्जात चट्टानों का, है ना। तो एक तो सबसे पहली चीज ये हो गई। अगर ये प्लेस नहीं मिला या फिर प्लेस मिला लेकिन उतनी मात्रा में पर्याप्त नहीं था जितने में ये मैग्मा पूरा आ सकता, तो पहले तो ये इसको फुलफिल करता है, इसके बाद ये क्या करता है? ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है और उस जाने के क्रम में ये क्रस्ट को क्या करती है? फाड़ देती है ना। एक पृथ्वी की संरचना में अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से ये दुर्बल मंडल में मैग्मा बना, कोई हॉट स्पॉट बना और ये चीरता हुआ पहले यहाँ फुलफिल किया, जब यहाँ से भी जगह भर गई तो ये क्रस्ट को फाड़ता हुआ ऊपर ऐसे निकल गया और इसने निर्माण किया किसका? ज्वालामुखी का, वॉल्केनो का, है ना। अब इसके बाद ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ये जो प्रक्रिया होती है जब क्रस्ट को फाड़ के, क्रस्ट को जब छिन्न भिन्न करके मैग्मा धरती के ऊपर आ जाता है तब वो रूप लेता है लावा का। जब तक वो अंदर है वो क्या रहेगा? मैग्मा, है ना, है वही चीज है, तब तो वही है, लेकिन जब तक वो क्रस्ट के ऊपर नहीं आएगा, भूपर पट्टी के ऊपर नहीं आएगा, वो लावा नहीं बनेगा, वो क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा, है ना। थंबनेल में आपने देखा होगा एक टैगलाइन हमने दी थी आपको, जैसे एक बेटा होता है घर में, वो क्या रहता है? बेटा, है ना, लेकिन जब वो ससुराल जाता है तो क्या बन जाता है? दामाद बन जाता है ना। तो रहता तो वही है लेकिन उसका जो एक तरह से रोल है वो चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार ये मैग्मा है, तत्व तो वही रहता है, लेकिन ये तत्व जब क्रस्ट से ऊपर आ जाता है, उद्गार हो जाता है इसका, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? फिर ये बन गया आपका लावा, है ना। लावा भी कई रूपों में होता है, उद्गार भी कई रूपों में होता है। आगे प्रकार वाले पार्ट में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। ये लावा फिर धीरे धीरे क्या करता है? बहने लगता है और इधर परतों में, कई परतों में बहता है, ठंडा होता है ना। इस लावे में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो आपने देखा होगा कि एक आपने अवस्था पढ़ी होगी कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इसी तरह लावा की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। किस किस रूप में हो सकता है? ठोस भी होता है, द्रव्य भी होता है और गैस भी होता है। जब एक ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब कहीं हॉट स्पॉट होता है और ग्लेशियर और वॉल्केनो पाइप के द्वारा उद्गार हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्मा निकलता है। ठोस भी निकलेगा अर्थात मैग्मा भी होता है, द्रव्य भी होता है, कुछ तरल भी निकलता है। कई बार तो ज्वालामुखी जब अपने अंतिम रूप में आते हैं तो उससे आपको जल निकलने का भी प्रक्रिया देखने को मिलेगा, है ना, या भारी मात्रा में धुआं निकलने की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो वहां से द्रव्य भी निकलता है और गैस भी निकलती है ना। कुल मिला के पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा किसी तरह से बाहर आने का
प्रयत्न करती है। और ये प्रयत्न क्यों कर रही है, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या करती रहती हैं? मूवमेंट करती रहती हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया को, जब ये पूरी प्रक्रिया यहाँ मैग्मा बनने से लेके और इस लावा के ठंडे होके उत्पादित होने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखीयता, वॉल्केनिज्म, जिसका एक छोटा सा भाग होता है ज्वालामुखी। जो प्रक्रिया कहां से कहां तक की होती है? मैग्मा के ऊपर आके लावा बनने तक की। बस उद्गार हुआ और वो ठंडा हुआ, वो आपका ज्वालामुखी, या उस पर्टिकुलर प्लेस को या पर्वत को हम क्या कह देते हैं? ज्वालामुखी, है ना। जबकि ज्वालामुखीयता में क्या है? पूरा सेक्शन आ जाता है ना। तो आई होप सो ऑल यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता होती क्या है ना। अब देखिए इस ज्वालामुखीयता क्या होती है, इस पार्ट में इनडायरेक्ट रूप से हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि ये क्यों होती है। फिर भी एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, है ना। पुनः एक बार चलते हैं हम लोग इस भाग में, है ना। जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग क्रस्ट कह सकते हैं, स्थल मंडल कह सकते हैं, है ना, स्थल मंडल कह लीजिए। और वॉल्केनिज्म लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो इसे कह सकते हैं हम दुर्बल मंडल, है ना। इस दुर्बल मंडल और इस स्थल मंडल के बीच में मध्य के भाग में ही किनकी स्थिति होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स की। और ये जो प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती रहती हैं, है ना। जिस प्रकार पृथ्वी घूर्णन करती है, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना। एक बहुत ही हास्यास्पद किस्सा आपको मिलेगा कि जब शायद यूरोपीय वाले वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया भी था कि जब यूरोप में क्रांति हो रही थी, रोम वगैरह में ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण हुआ था, उस समय क्रिश्चियनिटी के दो भाग हुए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक थे वो रूढ़वादिता को मानते थे, मतलब जो पुराने प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो प्रोटेस्टेंट थे, जो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में आगे बढ़े, तो उन्होंने माना कि भाई हम चीज़ों को बदले हुए नज़रिए से देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई प्रिंसिपल दे दिया गया तो वो सर्वमान्य सत्य ही होगा। हो सकता है उस समय की टेक्नोलॉजी उसको रीड ना कर पाई हो। तो वो लोग बहुत समय तक, जो कैथोलिक थे वो लोग बहुत समय तक ये मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। फिर बाद में जब चीज़ें क्लियर हुई तब ऐसा बताते हैं कि जिन लोगों ने पहली बार ये संकल्पना दी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उन पे अत्याचार करने की कोशिश करी लोगों ने, उनको दबाने की कोशिश करी, है ना। लेकिन जो सही है वो तो छुपता नहीं है, वो एक दिन तो सामने आता ही है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी प्रकार एक प्राकृतिक क्रिया, या कह लें ये प्राकृतिक क्रिया भी है और एक प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रिया भी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। क्यों मूवमेंट करती हैं? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो किसी स्थल खंड के ऊपर स्थित नहीं हैं। ये क्या कर रही हैं? फ्लोटिंग कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? फ्लोटिंग कर रही हैं, तैर रही हैं। किसके ऊपर तैर रही हैं? दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही हैं। दुर्बल मंडल को दुर्बल मंडल क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया क्योंकि वो तरल अवस्था में है ना, या अपेक्षाकृत टेक्टोनिक प्लेट्स से कमजोर अवस्था में है ना। और जब किसी कमजोर वस्तु के ऊपर आप कोई ज़्यादा मजबूत वस्तु रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कमजोर वस्तु है उसमें हरकत होगी, है ना। जैसे एक उदाहरण लेना चाहें आप, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सपोज आपने एक मिट्टी का गोला लिया, है ना, उस गीली मिट्टी का गोला लिया, आपने उसमें को रख दिया। उसके बाद आप उसके ऊपर लोहे का कोई बड़ा सा सॉलिड या कोई पत्थर आप बड़ा सा उठा के रखेंगे तो आप पाएंगे कि वो मिट्टी दबेगी और दब के प्रसारित होकर इधर उधर भागने की कोशिश करेगी। लगभग यही प्रक्रिया ज्वालामुखी उद्गार के लिए उत्तरदायी होती है ना। यही उत्तरदायी नहीं है, लेकिन ये भी एक उसका अंग है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स दुर्बल मंडल में स्थित होने के कारण, आप अगर कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो कई बार आप ऐसा लिखा भी देखेंगे कि, है ना, लिथोस्फीयर फ्लोट्स ओवर द ऑस्थेनोस्फीयर, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये तैर रही हैं और उस तैरने के क्रम में ये क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। जब ये मूवमेंट करती हैं तो उससे भी असीमित ऊर्जा स्रोत निकलता है। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं ये भी ऊर्जा स्रोत संवहनित करते हैं, है ना। संवहन धाराएं भी होती हैं, जल स्रोत भी होते हैं। इन सभी का परिणाम ये होता है कि ये मैग्मा के ताप और दाब को प्रभावित करते हैं, है ना। किसको प्रभावित करते हैं? ताप और दाब को। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए,
एक दूध का पैकेट लीजिए, एक दही का पैकेट लीजिए, दोनों में आप छोटे छोटे से छिद्र कर दीजिए, दूध अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा, दही बाहर आएगा नहीं आएगा। अब दोनों को दबाइए, विस्फोट किस में ज़्यादा बड़ा होगा? दही के पैकेट में। दूध के पैकेट में आप प्रेशर देंगे तो दूध के निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन हो सकता है पैकेट ना फटेगी। लेकिन दही में जैसे ही आप प्रेशर देंगे, चूंकि उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व तो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा गड्ढा है, तो जैसे ही आप उसमें प्रेशर देंगे तो वो जो छेद है वो बड़ा हो जाएगा और पूरा दही हो सकता है फैल जाएगा, है ना, ऐसा आपको विरूपण देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। चूंकि मैग्मा जो होता है वो तरल भी होता है और वो पतला भी होता है और गड्ढा भी होता है। जहाँ सिलिका की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे मैग्मा कैसा होगा? गड्ढा होगा। जहाँ कम होगी वहाँ पे पतला होगा, मतलब वो क्षारीय मैग्मा होगा, जो अम्लीय होगा वो गड्ढा होगा। तो इसी प्रकार उद्गार भी, जैसे अभी हमने दूध की पैकेट और दही की पैकेट का उदाहरण दिया, तो जहाँ पे तरल मैग्मा होता है वहाँ उद्गार भी कम होता है, अर्थात शांत दरारी उद्भेदन होता है। अभी आगे प्रकार के भाग में हम इसको पढ़ेंगे, शांत दरारी उद्भेदन होता है। लेकिन जहाँ पे मैग्मा गड्ढा होगा, अम्लीय होगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो उद्गार होता है, जो विस्फोट होता है, वो बड़ा होता है ना, विस्तृत रूप में होगा, भारी नुकसान हो सकता है। या अगर वो समुद्री सीमा के अंदर है, समुद्र जल भाग में है, तो वहाँ पे कटक का निर्माण करता है। जैसे आप कार्लसबर्ग कटक पढ़ते हैं, अरब सागर को बांटने वाला, मध्य अटलांटिक कटक पढ़ते हैं, ये सभी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, रेडियो एक्टिव जो तत्व थे उन्होंने प्रभाव डाला, संवहन धाराएं, जल की मात्रा, इन सभी का परिणाम ये निकला कि जो दुर्बल मंडल में मैग्मा था, जो आपका गर्म गलित पदार्थ था, इसके ताप और दाब में परिवर्तन हुआ, जिसके क्रम में इसने रास्ता ढूंढा कि हम कैसे बाहर आएं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है और हॉट स्पॉट प्लेट के बीच में बन गया है, तो कई बार ये प्लेट में क्रैक डाल के ऊपर आ जाते हैं, या फिर ये तलाशते हैं कि जहाँ से प्लेट का क्या हो, जहाँ दो प्लेट आपस में टकरा रही हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इधर एंडीज पर्वत, इधर रॉकीज, इधर आपका बेरिंग जल संधि, और इधर आपका जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, क्यूराइल हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। इन सभी के किनारे किनारे आप देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार भारी मात्रा में होता रहता है, जिसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला, है ना। तो उसका परिणाम यही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। अभी आगे हम लोग इसको ठीक से देखेंगे मैप वैप में बढ़िया अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार से जुड़ती हैं। तो जब ये ऊर्जा ये निकलने के लिए जुड़ती है कि कहाँ से प्लेट्स, दो प्लेट आपस में जुड़ रही हैं, तो वहाँ से निकलने में थोड़ा सा आसानी होती है, तो ये बाहर निकल के आती है और फिर ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना। तो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है ना, इसकी प्रक्रिया क्यों संपन्न होती है। अब बात करते हैं हम लोग प्रकार की, है ना। प्रकार की हम बात करेंगे तो ज्वालामुखी या वोल्केनिज्म के प्रकार को पढ़ने के लिए कुछ आधारों में बांटना होगा। इसके प्रकार को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको कुछ आधारों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे आधार हो सकते हैं? तो देखिए 2 से 3 आधार। सबसे पहला आधार हम ले सकते हैं उद्गार की अवधि या प्रकृति के आधार पर। उद्गार की अवधि या प्रकृति के आधार पर। देखिए ज्वालामुखी है तो उद्गार होगा तो कैसा होगा? तो 2-3 तरह से इसका उद्गार आपका हो सकता है ना। तो सबसे पहला प्रकार जो हम पढ़ सकते हैं कि उद्गार की प्रकृति के आधार पर या अवधि के आधार पर। कितने प्रकार, कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे आप बेसिकली 3 आप यहाँ पे याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं इसको अगर आपको देखना है तो देखिए, एक तो होता है आपका मृत, है ना। मृत आप समझ सकते हैं, मृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी पूर्व काल में कभी उसमें उद्गार हुआ था और आगे उद्गार होने की उम्मीद ना के बराबर है, अर्थात वो अब आगे उद्गार नहीं होगा, है ना। दूसरा हम देख सकते हैं प्रसुप्त। प्रसुप्त क्या होगा? कभी उद्गार हुआ था और आगे भी उम्मीद है कि इसमें उद्गार होगा, है ना। सक्रिय ज्वालामुखी अगला प्रकार आता है इसका, सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी वह प्रकार जो प्रेजेंट टाइम में उद्गार की स्थिति में, अर्थात जिससे धुआं या राख
या गैस या फिर आग या फिर मैग्मा वर्तमान समय में तेजी से बाहर आ रहा है ना, तो इन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। तो बेसिकली हम इसको जो है 3 इसके प्रकार होते हैं उद्गार की प्रकृति या अवधि के आधार पर, है ना। अवधि कहना थोड़ा सा दूसरा चीज हो जाता है, इसलिए इसको कह सकते हैं प्रकृति के आधार पर, है ना, उद्गार के आधार पर। दूसरा जो हम यहाँ पे इसका एक पार्ट ले सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर, है ना। तो विस्फोटकता के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रमुख रूप से याद रखिएगा। एक होता है केंद्रीय विस्फोटक, केंद्रीय विस्फोटक के लिए हमने आपको बताया था कहीं हॉट स्पॉट है, ऊपर प्लेट है, नीचे से उद्गार हुआ और वो प्लेट को चीरता हुआ सीधा क्रॉस करके ऊपर निकल गया, है ना। दूसरा होता है शांत दरारी उद्भेदन या उद्गार कह सकते हैं, है ना, कुछ भी आप इसका नाम दे लें, है ना। तो ये चीज है। तीसरा एक जो आधार हम ले सकते हैं वितरण के आधार पर, है ना। तो वितरण के आधार पर भी बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक तो प्लेट सीमांत होता है और एक अंतःप्लेटीय होता है। प्लेट सीमांत और अंतःप्लेटीय क्या होगा, लगभग आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे आप समझ जाएंगे क्या चीजें होती हैं। तो इसमें एक तो आपका हो गया प्लेट सीमांत और एक अंतःप्लेटीय, है ना। ये आपके इतने प्रकार होते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं, सभी को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले बात करें अगर सक्रिय ज्वालामुखी की, तो ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे वॉल्केनो जो प्रेजेंट टाइम में उद्गार की स्थिति में हैं, जिनसे या तो धुआं निकल रहा है, या तो आग निकल रही है, या तो तप्त मैग्मा निकल रहा है ना। अर्थात वर्तमान समय में जो उद्गार की प्रक्रिया में संलिप्त हैं, कार्यरत हैं, वो किसकी श्रृंखला में आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला में आते हैं। इसका उदाहरण अगर भारत में आप लेना चाहें तो अंडमान निकोबार में एक पड़ता है आपका बैरन आइलैंड, और बैरन आइलैंड में एक पड़ता है बैरन ज्वालामुखी, है ना। तो वो आपका इसका उदाहरण हो सकता है, स्ट्राम्बोली हो सकता है, और कई सारे विश्व में हैं जिनको आप देख सकते हैं। जापान को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे लगभग वो ज्वालामुखी से ही निर्मित द्वीप है ना, लगभग पूरा जापान ही ज्वालामुखी से निर्मित है। इसी तरह अगर हम प्रक्षुप्त की बात करें तो प्रक्षुप्त ज्वालामुखी वह जिनमें कभी उद्गार हुआ था और आगे पूरी पॉसिबिलिटी है कि उद्गार हो सकता है ना। इसके लिए उदाहरण अगर आप लेना चाहें भारत में तो प्रक्षुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है नारकोंडम। कभी पूर्व काल में, ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही पड़ता है, तो कभी पूर्व काल में उद्गार हुआ था, आगे होने की संभावना है। तो ये उदाहरण होते हैं किसका, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी का, है ना। यानी वर्तमान समय में तो ये मृत स्थिति में है, लेकिन ऐसी संभावना है कि आगे इनमें विस्फोट होगा, है ना। मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो मृत ज्वालामुखी कभी पूर्व काल में कोई उद्गार हुआ था और आगे अभी नियर फ्यूचर ऐसी उम्मीद नहीं है, लगभग वो मृत अवस्था में होते हैं, है ना। तो ये आपके कहलाते हैं मृत ज्वालामुखी। अब विस्फोटकता के आधार पे जो 2 प्रकार हमने बताए, विस्फोटकता के आधार पे, तो एक केंद्रीय विस्फोटक होता है और एक शांत दरारी उद्भेदन होता है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, प्लेट सीमांत और अंतःप्लेटीय लगभग इसी से संबंधित है, बस उसको वितरण के क्रम में अर्थात उसको प्लेट के अकॉर्डिंग दर्शा दिया गया है और इसको जो हॉट स्पॉट के अकॉर्डिंग दर्शा दिया गया है ना। मैग्मा और ऊर्जा जहाँ से निकलती है, जहाँ से संचारित होती है उद्भेदन के लिए, उद्गार के लिए, वह स्थान ही कहलाता है तप्त स्थल, या उसे कहते हैं हॉट स्पॉट, है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब विस्फोटकता के आधार पे देखिए हमको 2 चीज़ें समझनी है, एक तो केंद्रीय विस्फोटक और दूसरा शांत दरारी उद्भेदन, है ना। बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सपोज ये हमारा सरफेस है, स्थल मंडल है, और यहाँ पे कोई हॉट स्पॉट बना, है ना। और हॉट स्पॉट बनने के क्रम में देखिए 2-3 फैक्ट यहाँ पे आपने ध्यान रखने होंगे। एक तो ये कैसा और जो मैग्मा है वो कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है।
किसकी मात्रा अधिक है? सिलिका की। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है? दाब अधिक है ना। अब इन सभी तत्वों का परिणाम आप जान सकते हैं कि क्या होगा, कि ये बिना किसी रुकावट के, चाहे प्लेट पड़े, चाहे उसका जोड़ पड़े या कुछ भी पड़े, ये सबको चीरते हुए क्या करेगा? भारी रूप में एक इस प्रकार से वोल्केनो का निर्माण करेगा, है ना। ये लावा ऊपर जाएगा और मैग्मा ऊपर जाएगा, उद्गार होगा, लावा में परिवर्तित होगा, फिर आसपास के क्षेत्र में ऐसे जमेगा, है ना। तो ये आपका होता है केंद्रीय विस्फोटक, अर्थात जहां पे ज्वालामुखी उद्गार का केवल क्या हो? एक केंद्र हो, एक हॉट स्पॉट हो, उसके ऊपर उद्गार हो गया, वो कहलाता है आपका केंद्रीय विस्फोटक। जबकि शांत दरारी उद्भेदन क्या होता है? शांत दरारी उद्भेदन में सपोज ये कोई हमारी प्लेट है और यहाँ पे कई सारे हॉट स्पॉट हैं, लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली देखिएगा। यहाँ पे कई सारे हॉट स्पॉट हैं। जब ये प्लेट यहाँ से गुजरती, अब देखिए जब क्या होगा कि आपके पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। एक हॉट स्पॉट होता तो दाब भी अधिक काम करता, ताप भी अधिक काम करता और उसमें असीमित ऊर्जा होती। लेकिन जब कई सारे हॉट स्पॉट बन गए तो जो इनकी ऊर्जा थी वो क्या हो गई? बट गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई कई सारे पार्ट में। ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हुई और साथ ही साथ कई सारे तप्त स्थल, हॉट स्पॉट कब बनते हैं? जब फिर यही तीन चीजें जो यहाँ ज्यादा हैं वो वहां क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। अर्थात यहाँ का जो मैग्मा है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्ल की मात्रा कम होती है। क्षारीय होता है, क्यों होता है? क्योंकि सिलिका की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है, और दाब भी इसमें क्या होता है? कम होता है। अर्थात ये लावा पतला होगा, मैग्मा पतला होगा अपेक्षाकृत इसके, है ना। एक इंडिकेशन के तौर पे लिख सकते हैं, ये रहेगा आपका गाढ़ा और ये आपका कैसा रहेगा? पतला, है ना। इसमें ऊर्जा भी कम है, मैग्मा भी पतला है, दाब भी कम लग रहा है, जिसका परिणाम होगा ये छोटे छोटे रूपों में ऐसे जाएगा और एक तरह से यहाँ ज्वालामुखी रेखा का निर्माण कर देगा। थोड़ी थोड़ी दूर में कई सारे उद्गार होंगे और प्लेट के ऊपर या स्थल मंडल में क्या करेगा? ऐसे छोटे से एक ज्वालामुखी रेखा का निर्माण करेगा, या वहां पे क्या करेगा? ये स्थल मंडल में एक क्रैक डालेगा, उस पूरे क्रैक में से आपको नीचे से आग निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। ये आपका कहलाता है शांत दरारी उद्भेदन या शांत दरारी उद्गार, है ना। इंडिया में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा ये, मोस्टली आपको पैसिफिक ओशियन और एंडीज की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे उद्गार देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपका केंद्रीय विस्फोटक हो गया, ये हो गया आपका शांत दरारी। अब बात करते हैं वितरण के आधार पे जो हमने दो प्रकार आपको बताए, प्लेट सीमांत और अंतःप्लेटीय, है ना। बहुत सरल सी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है दिक्कत की बात। क्या होता है, सपोज दो प्लेट ऐसे आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाने की कोशिश करती है ना। एक प्लेट ऊपर निकल जाती है और एक नीचे जाती है, और इसी प्रक्रिया के दौरान भी भूकंप तीव्रता भी बढ़ती है ना। अभी जब भूकंप का पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे। तो प्लेट सीमांत क्या होता है कि जब किन्हीं प्लेटों के किनारे पर, प्लेट के बीच में नहीं, क्या हो, प्लेट के किनारों पर, देखो प्लेट सीमांत, सीमा का अंत, अर्थात तो प्लेट की सीमा का अंत जहां से हो वहां से जब उद्गार होता है तो उसे हम कहते हैं प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, है ना। अर्थात प्लेट के बीच में से नहीं होता बल्कि कहां से होता है? जहां से प्लेटों के जोड़ होते हैं, और मोस्टली ऐसा ही होता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा होता है जब अंतःप्लेटी ज्वालामुखी उद्गार होता है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे देखने को पाएंगे। तो प्लेट सीमांत क्या होगा? प्लेटों के किनारों पर जो उद्गार होता है वो आपका होता है प्लेट सीमांत, है ना। अब उसके बाद अंतःप्लेटी क्या होता है कि सपोज ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, यहाँ पे हॉट स्पॉट बना और इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि इसने यहाँ प्लेट के ऊपर क्या किया? स्थल मंडल में दरार डाली या एक बड़ा गड्ढा हुआ और उससे यहाँ से लावा निकलना स्टार्ट हुआ, मैग्मा निकलना स्टार्ट हुआ और निकल के फिर वो आसपास के क्षेत्र में जमा। अर्थात ये प्लेट की सीमा के अंत में नहीं है, ये प्लेट के मध्य भाग में है ना। तो ये क्या कहलाएगा? आपका
अंतःप्लेटीय ज्वालामुखी उद्गार। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम इनके प्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें केंद्रीय विस्फोटक की, तो केंद्रीय विस्फोटक में भी 5 प्रकार पाए जाते हैं, है ना। उन 5 प्रकारों का अध्ययन, साथ ही साथ इनसे बनने वाले उत्पाद, कितने तरह की चट्टानें बनती हैं और फिर वो किस रूप में परिवर्तित होती हैं, इसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे। 1 या 2 दिन में भी उसको भी अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय विस्फोटक जो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार के ज्वालामुखी विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ वर्ल्ड मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। साथ ही साथ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, किस कटक का निर्माण कैसे हुआ है, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसके आसपास में कौन कौन से देश हैं जिनमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, साथ ही इनसे बनने वाले उत्पाद क्या क्या हैं, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।